Welcome all, welcome to Move to Study. This is the video for class 8 ICSE syllabus. हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट। इसकी 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने ना देखी हो तो पहले वो वीडियोज़ को जाके देखें। ये उसका 3rd पार्ट है, उसी की कंटिन्यूशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। तो हम इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो हम ये रोहतवारी सिस्टम से ट्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह सब कवर कर चुके थे। तो आज हमको स्टार्ट करना है इफ़ेक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमर्शियल पॉलिसीज़। तो ब्रिटिश की जो कॉमर्शियल पॉलिसीज़ आ रही थी वो इंडियंस पे क्या क्या इफ़ेक्ट डाल रही थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, लोकल रूलर कंटिन्यू टू सपोर्ट आर्ट क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। जब मुग़ल पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे तो जो वहाँ के लोकल रूलर थे तो वो क्या करते थे कि अपने जो नेटिव्स में लोग आर्ट या क्राफ्ट का काम जो करते थे और जो इंडस्ट्रीज़ होती थी वो उनको सपोर्ट करते थे कि जिससे कि वो और उनको इकनॉमी मजबूत करने में हेल्प मिले। बट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज रूल इन इंडिया रीजोनेट द डेथ ऑफ द इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा इंडिया की इकनॉमी को बर्बाद करा कि जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया था, पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। और जो इंडिया की क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इन 19th सेंचुरी, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 19वीं सेंचुरी में, कहाँ? ब्रिटेन में। इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन। और जो इंडिया और ब्रिटिश के इकोनॉमिक रिलेशन थे उसको पूरी तरह से इसने बदल के रख दिया। मशीन मेड चीपर गुड्स ऑफ ब्रिटेन गिव अ टफ कंपटीशन टू द हाई प्राइस हैंडमेड इंडियन गुड्स। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की जो मशीनें जो प्रोडक्ट बना रही थी वो सस्ते होते थे और जो हिंदुस्तान में जो लोग अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाते थे वो थोड़े महंगे होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहे थे हिंदुस्तान के जो भी प्रोडक्ट होते थे उनको, क्योंकि हिंदुस्तान में हैंडमेड प्रोडक्ट बनते थे और ब्रिटिशर्स मशीनों का इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट्स को बनाते थे। दिस रिजल्ट इन अनइक्वल कंपटीशन बिटवीन द टू, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगा था इंडिया और ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स में। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल मेड द सिचुएशन वर्स। द ब्रिटिश गुड कमिंग टू इंडिया वर नॉट चार्ज विद एनी ड्यूटी। अब क्या हुआ, जब बंगाल पे कब्जा कर लिया ना पूरी तरह से, तो जब इंडिया में जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट आ रहे थे, ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे उन पे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था। वाइल हैविंग हाई ड्यूटीज़ लीव्ड ऑन इंडियन गुड्स सेंट टू द इंग्लैंड। और अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है यानी इंग्लैंड जा रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं, और जो इंडिया का प्रोडक्ट यहाँ से इंग्लैंड अगर जा रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड, द इंडिया वॉज नाउ फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल लाइक इंडिगो, रॉ कॉटन एंड सिल्क। अब पहले जो इंडिया फिनिश गुड भेजता था, मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करके जो बाहर भेजता था कि बिकने के लिए, उसके इंडिया को फोर्स किया गया कि अब वो रॉ मटेरियल बाहर भेजे। मतलब वो प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट ना भेजे, वो रॉ मटेरियल कच्चा माल भेजे, इंडिगो भेजे, रॉ कॉटन भेजे, सिल्क भेजे। ऑन द अदर हैंड इंडिया वॉज ऑल्सो फोर्स टू इम्पोर्ट चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। और दूसरे हाथ पे क्या करा गया, इंडिया को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करा गया, फोर्स किया गया कि जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट हैं उनको आप ख़रीदिए, इम्पोर्ट करिए चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आप अपने वहाँ इंपोर्ट करिए। इन दिस वे इंडियन बिकेम अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड एंड द सप्लायर ऑफ द रॉ गुड। अब इस तरह से क्या हुआ कि इंडिया कंज्यूमर बन गया ब्रिटिश के प्रोडक्ट का, जो ब्रिटिश से फिनिश गुड आ रहे थे उनका कंज्यूमर बन गया, और यहाँ से सप्लाई क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल। इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थस सफ़र अ मेजर सेटबैक। अब जिसकी वजह से हुआ क्या, जो हिंदुस्तान की हाथ की कारीगरी थी, जो लोगों के अंदर जो हुनर था, वो पूरी तरह से इंडस्ट्री वो बर्बाद हो गई थी। The ruin of Indian handicraft led to the desertion of many towns which previously specialized in certain craft। अब जब हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई तो जो शहर कुछ ऐसे थे जिसमें लोग स्पेशलाइज थे इस आर्ट के अंदर, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। प्रॉस्पेरस सिटीज लाइक मुर्शिदाबाद एंड द मोस्ट ऑफ द डेक्कन वर डीपॉपुलेटेड एंड डीअर्बनाइज। अब जो पॉपुलर सिटीज़ थी मुर्शिदाबाद और डेक्कन, वो पूरी तरह से लोग उसको छोड़ के जाने लगे। जब वहाँ उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो जब उनका काम नहीं चल रहा, उनका क्राफ्ट बर्बाद हो रहा है, तो वो दूसरी जगह जाने लगे रोज़ी की तलाश में, यानी अब उनको कुछ और काम करना पड़ेगा। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह अंग्रेज़ों ने बर्बाद ही कर दिया था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिशन एंड वीवर।
Till the middle of 18th century, the Indian handicraft products were great in demand in the world markets. अब क्या हुआ कि 18 सेंचुरी तक जो इंडिया के प्रोडक्ट थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड में हुआ करते थे। वर्ल्ड की मार्केट में जो भी इंडियंस के हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे वो बहुत ज़्यादा, हैंडीक्राफ्ट इंडिया का बहुत अच्छा हुआ करता था, इंडिया का कल्चर था, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। बट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्लोज द मार्केट फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, जब इंडस्ट्री का दौर आ गया, मशीनों से प्रोडक्ट बनने लगे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या करा, जो इंडियन मार्केट थी उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया कि हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट अब नहीं बिकेंगे। इंडियन मार्केट बिकेम फ्लडेड विथ चीप मशीन प्रोडक्ट्स। अब हिंदुस्तान की मार्केट में सस्ते दामों पे मशीन से बने हुए प्रोडक्ट बिकने लगे, पूरी मार्केट भर गई कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स, अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स की कोई बात नहीं करता था। इंडिया नाउ बिकेंग अ डंपिंग ग्राउंड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज थी उसका डंपिंग ग्राउंड बन गया था कि उनके बेकार से प्रोडक्ट यहाँ के इंडिया में बिक रहे हैं। दिस चीज़ टेक्सटाइल ऑफर स्टिफ कंपटीशन टू द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री। और जो सस्ते कपड़े होते थे, सस्ते टेक्सटाइल होते थे, ये क्या करते थे कि इंडिया की जो हाथ की बनी हुई हैंडलूम इंडस्ट्री, इंडिया में जो कपड़ा बनता था, जो टेक्सटाइल बनता था, उसको बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन देते थे। द इंडियन हैंडलूम टेक्सटाइल कुड नॉट कम्पीट विद द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड एंड वर सून आउटस्टेड फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू द डेट डिक्लाइन। अब क्या हुआ कि हैंडलूम टेक्सटाइल जो इंडिया में हाथ से कपड़ा बनता था वो महंगा पड़ता था, और ब्रिटिशर्स के जो कपड़े थे वो मशीनों से बन के आ रहे थे, बहुत चीप होते थे, तो वो मार्केट में बिकते लगे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया की जो हैंडलूम थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और पूरी तरह डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि उसकी डिमांड ही खत्म हो गई थी। महंगा प्रोडक्ट अब कौन लेगा। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश बिगैन एक्सप्लॉइटिंग द क्राफ्टमैन ऑफ बंगाल। अब बैटल ऑफ प्लासी जब हो गई तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि बैटल प्लासी हुई थी, आप जानते हैं बैटल प्लासी से उसके बाद जो क्राफ्टमैन, जो बंगाल के अंदर जो आर्टिस्ट थे, जो क्राफ्टमैन थे, उनको पूरी तरह बर्बाद करने लगे ब्रिटिशर। द आर्टिशन वर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट बिलो द मार्केट प्राइस। अब जो वो प्रोडक्ट बनाते थे अपने हाथ से, जो आर्टिशन जो भी प्रोडक्ट बनाते थे अपने हाथों से जो बनाते थे, उस प्रोडक्ट को उनको ज़बरदस्ती कम दामों में बेचना पड़ता था, मार्केट की वैल्यू से भी कम दामों में उनको बेचना पड़ता था। टू ऐड देयर वोज they were forced to buy the raw material cotton at very high price from the company who purchased the normal price for the cultivator। अब क्या करते थे वो लोग कि जो हाथ से प्रोडक्ट बना रहे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट होती थी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन अगर चाहिए होती थी, तो ब्रिटिशर्स उनको हाई दामों पर रॉ मटेरियल भी देते थे, और जो कि वो किसानों से सस्ते दामों पर ख़रीदे होते थे, लेकिन उन लोगों को बहुत हाई दाम पर देते थे कि जिससे उन प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो, प्रोडक्ट बनाए ना। द प्राइस ऑफ द गुड प्रोड्यूस बाय वीवर एंड द क्राफ्टमैन वॉज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिशर। अब क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी कपड़ा आप बना रहे हैं, या क्राफ्टमैन जो भी कपड़ा बना रहे हैं अपने हाथों से, उसका प्राइस भी कौन फिक्स करता था, ब्रिटिशर्स ही फिक्स करते थे, अंग्रेज फिक्स करते थे। दिस प्राइस वर सो लो दैट द वीवर एंड द क्राफ्टमैन कुड नॉट कोप एंड फोर्स टू अबैंडन द क्राफ्ट। अब क्या होता था कि ये इतना सस्ता लगाते थे उसका दाम कि वो ऐसा होता था कि आदमी मजबूरी में उस काम को छोड़ देता था, अगर कुछ बच ही नहीं रहा है, इस काम को करने से क्या फ़ायदा। इतना लो उस प्रोडक्ट का पैसा लगाते थे कि आदमी मजबूर होकर उस हुनर को छोड़ दे रहा है और उस काम को छोड़ दे रहा है। द वर्स्ट अफेक्टेड वर द वीवर्स ऑफ द बंगाल। सबसे ज़्यादा जो इससे बर्बाद हुए तो वो थे वीवर्स ऑफ द बंगाल। वीवर्स होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा बर्बाद वही हुआ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बंगाल वर्चुअली क्लोज डाउन, द थाउजेंड ऑफ वीवर बिकम जॉबलेस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द वीविंग इंडस्ट्री। अब क्या हुआ, जो बंगाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, बंद होने के कगार पे आ गई थी, और थाउजेंड्स ऑफ वीवर, कपड़ा बुनने वाले हज़ारों लोगों ने की नौकरियां चली गई थी, क्योंकि इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो रही थी। द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल सॉ द डिक्लाइन ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज लाइक द मुगल्स। Their decline deprived the artisan and the weaver of their royal patronage. Indian handicraft suffered the severe blow to the depression। अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी वो पूरी तरह से बर्बाद होती चली गई थी। जो आर्टिसंस थे, जो वीवर्स थे, वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, और जो मुगल्स थे वो मुगल्स को भी इन्हीं पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अब जो मुगल्स थे ना, तो वो कदर करते थे हैंडीक्राफ्ट वाले बंदों की या इन लोगों की, तो वो अपने लिए प्रोडक्ट उनके मुगल्स ख़रीदते थे, या रूलिंग जो भी डायनेस्टीज़ होती थी वो उनसे प्रोडक्ट खरीदती थी, लेकिन उनको भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो अब उनका तो काम ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, और हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से
अंग्रेज़ों ने उसको बर्बाद कर दिया। द न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियन शो द कीन प्रेफरेंस फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड दे ब्रॉट गुड दैट वर मेड इन इंग्लैंड दिस लेड टू द रूइन द इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो नए पढ़े लिखे मिडिल क्लास बंदे थे वो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। जो अंग्रेज़ों के जो प्रोडक्ट आके यहाँ बिक रहे थे उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगे और वो अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट ही खरीदते थे। और जिससे क्या हुआ कि जो बची खुची कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। The British policy of making India a supplier of raw material at a very cheap rate for its industry and dumping ground finished product has a negative impact of the Indian economy। ये जो ब्रिटिश ने ये पॉलिसी बनाई थी ना, ये उनका मेन मकसद था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को तोड़ना। तो इससे क्या हो रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही थी, बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इकोनॉमी पूरी तरह से इंडिया की बर्बाद हो रही थी, वो इंडिया की कमर तोड़ रहे थे बेसिकली। अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह उन्हीं ने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि इंडिया की जो हाथ की इंडस्ट्री थी वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। वो लोग जो है कॉटन का एक तरह पे लार्ज प्रोड्यूसर था, तो इंडिया में जब प्रोडक्ट बनेगा और इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जाके बिकेगा तो इंडिया का फ़ायदा होगा। इन्हीं ने क्या किया कि इंडिया का प्रोडक्ट ही बाहर जाने में मना कर दिया। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश बाय अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़, पिन, सोप, साइकिल, बिस्किट, नीडल फ्रॉम द इंग्लैंड। अब क्या हुआ अब इन्हीं ने डेली यूज़ के प्रोडक्ट भी कहाँ से मंगाना चालू कर दिया। डेली यूज़ के प्रोडक्ट भी कहाँ से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं। साइकिल, बिस्किट, नीडल, सिंट सब कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सब आ रहा है कहाँ से, अब इंग्लैंड से। तो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करके रख दिया। मोस्ट ऑफ द आर्टिशन एंड द वीवर वर फोर्स इनटू द एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो हाथ के कारीगर थे या जिनके पास हुनर था वो चले गए खेती किसानी में। इवन द पीजेंट who had adopted different crafts to supplement their agriculture were left in the extreme poverty and found it very difficult to compete with those। अब जो पीजेंट थे वो भी पूरी तरह से बर्बादी हो चुके थे भाई। एग्रीकल्चर में भी उन लोगों ने खतरनाक, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और ये सब लाए थे, तो किसानों को भी उन्हीं ने बर्बाद कर दिया था। उसमें भी उनकी गरीबी आ रही थी और जो उनके पास क्राफ्ट थी वो क्राफ्ट भी वो भूले जा रहे थे। ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर मेड द पीजेंट एडेंशियल आइदर एग्रीकल्चर लेबर और द जॉबलेस। अब क्या है, हर आदमी अपना हुनर छोड़ के आ रहा है कहाँ, हर आदमी अपना हुनर छोड़ के आ रहा है एग्रीकल्चर में। जब सबके सब एक ही जगह पे आ जाओगे तो वो जगह भरने लगेगी। हर आदमी क्या कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है, खेती किसान, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब एग्रीकल्चर में भी कमी हुई जा रही है। अब हर आदमी जब खाद उगा रहा है, हर आदमी जाके बेच रहा है, तो वो क्या बनने जा रहे हैं, लेबर बने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर, और उनकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। अल्टीमेटली द पीपल वर लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअल डिग्रेडेशन। अब हुआ क्या कि आदमी धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूअल डिग्रेडेशन की स्टेट में जा रहा है, वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। मेजर कॉटेड इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, लेदर, ऑयल एंड पॉटरी वर रूइन। जो मेन इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की, टेक्सटाइल, लेदर, ऑयल, पोएट्री, पूरी तरह से इन लोगों ने बर्बाद कर दी अंग्रेज़ों ने। सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी गेव वे टू द कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिया बिकेम एग्रीकल्चर कॉलोनी विल ओनली प्रोड्यूस एंड सप्लाई रॉ मटेरियल। अब क्या था कि सिर्फ इंडिया एग्रीकल्चर कॉलोनी बन के रह गया था। वो क्या हो रहा था, हर आदमी एग्रीकल्चर में जा रहा था और वो रॉ मटेरियल इंडिया उगा रहा था और सिर्फ रॉ मटेरियल ही इंडिया सप्लाई कर रहा था। इंडिया के पास अब अपने खुद के प्रोडक्ट तो बचे नहीं थे, वो बस रॉ मटेरियल उठा के बाहर सप्लाई करता था। द इंडियन कैपिटलिस्ट हु वेंचर्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। अब जो इंडिया के जो कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास पैसा था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरे, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती थी। द पॉलिसीज दैट वर फ्रेम वर सच दैट दे फेवर द ब्रिटिश एंड ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ऐसी थी कि वो इंडियंस को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग इंडस्ट्री में घुसे ही ना एंड बिजनेस करें ही ना, और सारी की सारी पॉलिसीज़ ऐसे बनाते थे जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करें। द कंट्री देयरफॉर सॉ नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए, मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद होती चली गई और कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि वो नई इंडस्ट्री सेटअप होने ही देते थे। अगर जो भी पैसे वाला हिंदुस्तानी अगर वो कंपनी खोलने की सोचता है या इंडस्ट्री खोलने की सोचता था, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लाते थे कि वो बर्बाद हो जाए, वो खोल ही नहीं पाए। और ऐसी पॉलिसीज़ होती थी जो ब्रिटिशर को सपोर्ट करती थी और हिंदुस्तानियों को नहीं। क्विक रिवीजन में मैं देख सकता हूँ, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी इसका राइट आंसर है आपका। इसके बाद कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द क्राफ्टमैन ऑफ बंगाल में ही हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, तो वहीं की क्राफ्टमैन को बर्बाद करना चालू कर दिया था। द क्लास ऑफ इंडियन शोज अ कीन प्रेफरेंस फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड। कौन थे ये? न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास बंदे। द ब्रिटिश पॉलिसी अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली बाय। कैसे कर रहे थे? रॉ मटेरियल इंडिया को सप्लाई कर रहा था,
उसके बाद इंडिया डंपिंग ग्राउंड बन गया था किसका, फिनिश प्रोडक्ट। जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट थे वो कहाँ आ रहे थे, इंडिया में, और यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज़, फ़ोटो देख के पर्सनालिटी पहचाननी है। अभी हम लोग पढ़ के आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, थॉमस मुनरो है, दादा भाई नौरोजी हैं, ये जमशेद टाटा। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, एक रिकैप दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ रूलर इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ पे एक रिपैक है, तो इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ रूलर इकोनॉमी, टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ रूलर इकोनॉमी, टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड काइंड बाय जमींदार। The system of the revenue collection exploited the peasant. The British devised an economic policy that land revenue was their main source of income. ये 4 पॉइंट हैं यहाँ पे, ये अभी हम लोगों ने पढ़ के आए थे, ये सेम उसी का थोड़ा सा रिकैप है। इसमें क्या हुआ था, फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ निकाली गई थी, फिर परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी आई थी, रॉयतवेरी सिस्टम आया था, महलवारी सिस्टम आया था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय वैरेन हेस्टिंग, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज ऑक्शन एंड गिवन फॉर द हाईएस्ट बिडर। ये भी हम पढ़ के आए, उसी का रिकैप है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारी पॉलिसीज़ का। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी 1793 में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। रेवेन्यू जो कलेक्ट होना था उसको फिक्स कर दिया था, और ज़मींदारी हेरिडिटी बना दी थी। मतलब एक आदमी है तो उसका जो दूसरा बच्चा होगा वो उसका ज़मींदारी को फॉलो करेगा। और कल्टीवेटर्स बिकेम द टीन एंड, और कल्टीवेटर ऐसे थे कि वो किराएदार थे, कि वो बस वहाँ पे ज़मीन उगा रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, और वो जाके ज़मींदार को पैसे देंगे, ज़मींदार जाके किसको देगा, अंग्रेज़ों को देगा। उसके बाद रॉयतवारी सिस्टम आया, इट वाज थॉमस मुनरो ने किया था ये सिस्टम। उसके बाद कल्टीवेटर हैज़ टू पे द रेंट डायरेक्टली, इसमें टैक्सेस बहुत हाई थे। महलवारी सिस्टम भी पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें एक ग्रुप बना दिया गया था। तो आई होप सो ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।